नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर से करेंगे। सरोज शर्मा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और केस में अपडेट आपको बता दें। आरोपी अनुज दोबारा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया है। मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए बेटे के सैंपल लिए जाएंगे। मजबूत सबूत के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है। 11 दिसंबर को अनुज ने अपनी ताई सरोज की हत्या की थी। उसके बाद शव के टुकड़े कर उन्हें जंगलों में फेंक दिया था। तब से लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। इससे पहले भी अनुज को रिमांड पर लिया गया था। कोशिश की जा रही है पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाने की। इसी को लेकर एक बार फिर से आरोपी अनुज को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कड़ाई से आरोपी अनुज से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, मृतका के डीएनए टेस्ट के लिए मृतका के बेटे के सैंपल लिए जाएंगे, जिससे कि मजबूत सबूत इकट्ठा किए जा सके। विष्णु सेयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या ये पर्याप्त है? किस तरीके से छानबीन आगे बढ़ रही है? पूरी जानकारी और मामले में पूरा अपडेट बताइएगा। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें भतीजे अनुज ने अपनी ताई सरोज शर्मा की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद शव के टुकड़े करके दिल्ली रोड पर फेंकाए गए थे। इस पूरे मामले में 17 दिसंबर को जब गिरफ्तारी होती है अनुज की, उसके बाद वो कोर्ट में पेश करके पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर लिया था। और इन पिछले 3 दिन की रिमांड के दौरान विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अनुज को दिल्ली रोड पर ले जाकर के मौके की तस्दीक की गई, जहां उसने शव के टुकड़े करके फेंकाए थे। उसके अलावा अनुज की निशानदेही पर उसके फ्लैट से उस हथौड़े को बरामद किया गया, जिस हथौड़े से अनुज ने अपनी ताई का सिर फोड़ के हत्या कर दी गई थी। वहीं पर वो चाकू भी बरामद किया गया था उसके घर से, जो कि चाकू हड्डियां काटने के यानी शव काटने के काम में प्रयुक्त हुआ था। उसके अलावा पिछले 3 दिन के रिमांड के दौरान अनुज को पुलिस उस दुकान पर लेके गई सिक्का रोड पर, जहां पर उसने मार्बल कटर खरीदा था। उसके अलावा जहां उसने कपड़े फेंके चाकू लेने के लिए, जहां वो एक हैंडलूम में गया था, तो तमाम जो चीजें थी वो 3 दिन के रिमांड के दौरान की गई। लेकिन अब भी अनुज, चूंकि ये प्रारंभिक पड़ताल में ये बात सामने आई थी कि हत्या करने के बाद अनुज कीर्तन के बहाने से हरिद्वार और दिल्ली गया था। ऐसे में पुलिस इन 3 दिन की अवधि में, यानी कल जब 3 दिन की अवधि, उसकी रिमांड की अवधि पूरी हो गई थी, कल उसको वापस से पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद फिर से 3 दिन के रिमांड पर लिया। इन 3 दिन की अवधि में जो अब शुरू होगा, उसमें पुलिस आरोपी अनुज को दिल्ली भी लेकर जाएगी, हरिद्वार लेकर जा सकती है, जहां पर ये तस्दीक की जाएगी कि हत्या करने के बाद अनुज दिल्ली और हरिद्वार में कहां ठहरा था। तो उसकी निशानदेही पर ये इसलिए उसको 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जी विष्णु, हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो पुलिस ने बरामद कर लिया और इसे काफी अहम भी माना जाता है। अब डीएनए टेस्ट भी कराए जा रहे हैं, इसे कितना अहम माना जाए इस वारदात में? देखिए, मैं डीएनए टेस्ट की जो वजह है उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो टुकड़े काट के अलग अलग जगह फेंके गए थे, अब क्योंकि टुकड़े काटना ये बात सामने आ चुकी है, लेकिन कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा पुलिस को कि ये जो कटे हुए अंग हैं, ये जो टुकड़े हैं, ये सरोज देवी के ही शरीर के टुकड़े हैं, हिस्से हैं। ऐसे में पुलिस उन टुकड़ों का डीएनए टेस्ट करवाएगी। इसके लिए जो सरोज देवी हैं, उनके बेटा जो कि कनाडा में रहता था, उस वक्त वो जयपुर ही आया हुआ है, उसके सैंपल भी लिए जाएंगे। उसकी वजह, क्योंकि घटना के बाद में अपनी माँ की जो अंतिम क्रिया करने के लिए वो हरिद्वार गया हुआ था बेटा, अब वो हरिद्वार से जयपुर आ चुका है। ऐसे में बेटे के 8 सैंपल लेकर के पुलिस और जो सैंपल जो मृतका के शरीर के अंगों के लिए गए थे, तो ऐसे में दोनों का मिलान करने के लिए डीएनए टेस्ट किया जाएगा, ताकि ये बात प्रूव हो सके कि जो टुकड़े बरामद किए गए थे वे टुकड़े सरोज देवी के ही हैं। जी विष्णु, महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि सभी शव के टुकड़े बरामद किए जाएं। इसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है कि क्या सभी टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं? क्योंकि पुलिस के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। देखिए, जब ये घटना का जब खुलासा हुआ था 17 दिसंबर को, तब ये बात सामने आई थी कि 10 टुकड़े किए गए, जिनमें 8 टुकड़े 16 दिसंबर की रात तक पुलिस बरामद कर चुकी थी। 2 टुकड़े की बात आ रही थी कि 2 अंग और बचे हैं, जिनमें एक पैर भी का हिस्सा भी है। लेकिन दिल्ली अगले रोज जब रिमांड के दौरान पुलिस दिल्ली रोड पर वापस उसी जगह पर दौलतपुरा के आसपास के जंगलों में लेकर के गई, लेकिन अभी तक वे बरामद नहीं हो सके। पुलिस का मानना है कि हो सकता है कि अब जंगली जानवर जो है उनको लेकर के चले गए होंगे, खा गए होंगे। तो अनुज भी कुछ बता नहीं पा रहा था कि उसने वो अंग रात के वक्त में कहा उसने उन अंगों को फेंका। तो ऐसे में जो बरामद की है वो सिर्फ अंगों की थी, लेकिन वो हो नहीं सकी है। लेकिन औजार जो थी, जो कि वारदात में प्रयुक्त औजार थे, वे सभी औजार बरामद हो चुके हैं। दुकानदार जिन्होंने ये गैस कटर, जो मार्बल कटर बेचा था, उन्होंने तस्दीक कर दिया कि अनुज उनकी दुकान पर आया था। पहले उसने आरी खरीदने की कोशिश की,
जब आरी के लिए उसने कहा, तब उसने कहा कि आपसे मार्बल कट जाएगा। तब दुकानदार ने कहा भाई जो मार्बल है वो तो केवल मार्बल कटर से ही कटेगा। ऐसे में अनुज ने आरी की बजाय मार्बल खरीदना शेष समझा जी। बिल्कुल। और विष्णु, जब शुरुआत में 3 दिन के लिए आरोपी को रिमांड पर लिया गया था, उस दौरान हमने ये भी देखा कि आरोपी को पुलिस घर भी लेकर गई, उन जंगलों में भी लेकर गई जहां पर उसने शव के टुकड़ों को फेंका था। अब जब दोबारा से रिमांड पर लिया गया है आरोपी को, तो विष्णु क्या ये हो सकता है कि पुलिस जो है वो आरोपी को दिल्ली पर भी लेकर जाए और जहां पर उसने कहा था कि सत्संग के लिए जा रहा है वहां पर भी लेकर जा सकती है क्या? आवाज मिल पा रही है विष्णु आपको मेरी? जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी जी विष्णु, सवाल सुना आपने? जी मैं कह रहा, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले 3 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस अनुज को उन जगहों पर लेके गई जहां जहां औजार खरीदे गए थे या फिर हत्या के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। जैसे जंगल में लेके ले जाया गया, उन दुकानों पर, उन मॉल में लेके जाया गया जहां से चाकू और कटर खरीदा गया था, जहां से कपड़े खरीदे गए थे। वहां के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने बरामद किए एज ए सबूत के तौर पर कि हाँ, अनुज ने इन दुकानों से मार्बल कटर खरीदा था। वहीं पर वो चाकू खरीदने के लिए नेशनल हैंडलूम में गया था। उसके अलावा एक दुकान से उसने नए कपड़े खरीदे थे ताकि जो खून से सने हुए कपड़े हैं उनको वो आसानी के साथ फेंका सके। तो पुलिस ने वहां के दुकानदारों के बयान मिलाकर अब तक पुलिस के पास इतने सबूत हो गए कि एक स्ट्रांग केस इसके खिलाफ पेश किया जा सके। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है। राजधानी में महिला से गैंगरेप मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दे। 24 घंटे बाद भी बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपियों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। कल एफएसएल टीम को खून से सने हुए कपड़े मिले थे। डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत भी जुटा लिए गए थे। कल सुबह शौच के वक्त महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पति से अनबन के बाद बच्चों के साथ ये पीड़िता अकेले रह रही थी। शौच के लिए बाहर गई हुई थी और इसी दौरान महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। खून से सने जो कपड़े थे वो भी एफएसएल की टीम को मिले थे। डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम साक्ष्य मौके से इकट्ठा कर लिए गए हैं, लेकिन अब तक बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं गैंगरेप के बाद से पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार इलाज जारी है। तो राजधानी में एक और गैंगरेप, एक और शर्मसार कर देने वाली खबर, जहां पर शौच पर गई महिला के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि महिला का पति से अनबन चल रहा था, जिसके बाद वो बच्ची के साथ अकेले रह रही थी। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस फिलहाल मोहना इलाके में जो कल ये घटना सामने आई थी जिसमें गैंगरेप का आरोप जो है महिला ने लगाया था, महिला की हालत काफी गंभीर मतलब बताई जा रही थी। चूंकि उसके इस घटना के बाद में काफी ब्लीडिंग उसकी हो रही थी, ऐसे में महिला को जो दुष्कर्म पीड़ित है उसको सांगनेर गेट स्थित महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। और पुलिस अब इंतजार कर रही है कि महिला का उपचार जल्द से जल्द हो और उसके हेल्थ में रिकवरी होने के बाद में उसको मौके पर ले जाने के बाद घटनास्थल की तस्दीक की जा सके। चूंकि इस घटना की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची थी, तब एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया और महिला के घर की छत के ऊपर ही एफएसएल के जो टीमें थी उनको कुछ जो ब्लड के स्पॉट्स वहां मिले हैं, कुछ खून से सने हुए कुछ कपड़े वहां मिले हैं। लेकिन महिला का ये कहना था कि वो सुबह 5:30 बजे कल शौच के लिए जब बाहर आई थी, तब उसे आसपास के किसी अज्ञात जो 2 लोगों ने उसको अंधेरा पाकर मौके पर दबोचा, उसके बाद उसे गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन कल जब एफएसएल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची तो वे घटनास्थल की तस्दीक नहीं कर पा रही थी कि घटना स्थल एक्चुअली हुआ कहाँ है। चूंकि घर जो खून मिले हैं वो घर की छत के ऊपर मिले हैं, लेकिन महिला का कहना था कि वो शौच के लिए बाहर गई थी। तो ऐसे में इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए महिला के छुट्टी होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि ये अहम हो जाता है कि महिला पहले ठीक हो जाए। लेकिन विष्णु, कितना वक्त लग सकता है महिला की रिकवरी में? कोई हेल्थ बुलेटिन जारी की गई हो डॉक्टर की ओर से, कब तक वो बयान दे पाएगी?
देखिए, अब उसके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है, लेकिन हाँ, अभी वो डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में, निगरानी में है, चूंकि मामला काफी गंभीर था और महिला के पर्चा बयान के आधार पर ही 2 से 3 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों वे लोग अज्ञात है, नामजद उनको किया नहीं गया है। ऐसे में कल सुबह 5:30 बजे हुई घटना के बाद में अब पुलिस जो है आसपास के जो कुछ माना सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं या लोग हो सकते हैं, उनसे उनकी पूछताछ की जाएगी, बयान लिए जाएंगे कि क्या किसी ने देखा था कि घटना स्थल के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ मालूम हो कुछ, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं लग सके हैं। जी ठीक है विष्णु, नजर बना रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। जालौर से ये बड़ी खबर है, भवरानी में नोसरा पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है। शराब का ठेका बंद करवाने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, जहां पर पुलिस पर हमला किया गया है। सेल्समैन ने लाठियों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया। हमले में पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें दिखा नहीं सकते थे, इसके चलते इसे ब्लर करना पड़ा, लेकिन आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो गुंडे हैं वो पुलिस पर भी अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। आमजन का क्या हाल होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची शराब ठेके पर, उस दौरान जो ठेका कर्मी थे वहां पर जो सेल्समैन थे उन्होंने लाठियों से पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया है। तो जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया है। देर रात तक शराब ठेका खोला गया था, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। श्याम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, पुलिस पर ही हमला, क्या कुछ कार्रवाई की गई है दोषियों पर? देखिए प्रियंका, ये जालौर जिले के जो नौसरा पुलिस थाना क्षेत्र के भवरानी गांव का मामला, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सख्त निर्देश दिए गए थे कि 8 बजे के बाद कोई भी शराब की बिक्री नहीं की जाएगी, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो उस पर सेल्समैन व ठेकेदार की ओर से जानलेवा हमला बोल दिया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ पे गंभीर चोट के निशान आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जालौर पुलिस को चैलेंज करते हुए जालौर के तस्करों ने साबित कर दिया है कि पुलिस बेबस व लाचार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पूरे प्रकरण को लेकर संवेदनशीलता बरतने को लेकर दिशा निर्देश देने के बावजूद जब टीम कार्रवाई करने पहुंची है तो उस पर ही जानलेवा हमला बोल दिया जाता है। लेकिन पुलिस की ओर से जो आरोपी था जिसने हमला बोला था उसके विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर टीमें तैनात कर दी गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास है वो भी शुरू कर दिए गए। पुलिस का कहना है कि जिन आरोपियों की ओर से पुलिस की टीम पर हमला बोला है उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी प्रियंका। श्याम, कितने पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं? क्या कोई गंभीर घायल भी हुआ है इस हमले में? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जो देर रात को ये जो 9 बजे पुलिस की टीम थी कार्रवाई करने पहुंची थी, इस दौरान जो एक पुलिसकर्मी थे उसके ऊपर डंडों से हमला हुआ था, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ। तो उन्हीं जो टीम के सदस्य थे वो जो बीच बचाव में जुटे थे, हालांकि गंभीर रूप से चोट है वो एक पुलिसकर्मी को आए, बाकी को हल्की चोटें आई थी, लेकिन प्राथमिक उपचार करने के बाद में उसे भी छुट्टी दे दी गई है। लेकिन बड़ा चैलेंज प्रियंका यही है कि पुलिस की टीम पर ही इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं जालौर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। बिल्कुल श्याम, जब ये बदमाश पुलिस से नहीं डर रहे तो हम समझ सकते हैं कि आमजन वहाँ कितने खौफ में होंगे। श्याम, क्या मारपीट के बाद ये फरार हो गए थे? तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जिस समय हमला हुआ था उसके बाद में जो अन्य पुलिस दल था वो मौके पर पहुंचा और आरोपी है वो आसपास में कहीं भाग गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हमला बोलने के बाद जो आरोपी था वो वहां से फरार हो गया था। ठीक है श्याम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक ने फांसी लगा ली है। पंखे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सेक्टर 14 द्वारकापुरी का ये पूरा मामला है। अपार्टमेंट में युवक ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गोवर्धन विलास थाना पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किन्हीं कारणों को लेकर युवक ने खुदकुशी कर ली है। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आखिर आत्महत्या के पीछे क्या कुछ वजह है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है ये पता लगाने की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही।
भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर स्पा सेंटर पर अनैतिक गतिविधियां चलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर से युवतियों और युवकों को हिरासत में लिया गया। वहीं प्रतापनगर थाना में भी एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई के बाद स्पा सेंटर के कारोबारियों में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है और पुलिस का कहना है कि मामले में कई बड़े खुलासे संभव हैं। जिला एसपी के निर्देशन पर आज बुद्धा स्पा है जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, उसमें कुछ सूचनाएं आ रही थी अनैतिक कार्यों को लेकर, तो उस पर कार्रवाई की गई है और अभी भी कार्रवाई जारी है। 4 महिला को और 3 लड़कों को डिटेन किया हुआ है। अभी उनसे अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक से तो लग रहा है, बाकी अनुसंधान में देखेंगे। उसको आकस्मिक रूप से चेक किया गया था कि कोई अनैतिक गतिविधि तो वहाँ नहीं चल रही है। चेकिंग के दौरान और पूछताछ के दौरान अभी तक कोई ऐसी अनैतिक गतिविधि वहाँ पे नहीं पाई गई थी। फिर भी जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, जो लोग है वहाँ पे मिले हैं, उनसे एक बार पूछताछ कर रहे हैं। उनका एड्रेस और एज वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर वाला कांड दोहराने की धमकी दी गई और ये मामला गर्माता जा रहा है। लोग इसे लेकर खासा क्रोशित नजर आ रहे हैं। मुकेश माली को गाड़ी पर बजरंग दल लिखाने पर धमकी दी गई है। माहौल गरमाने के बाद पुलिस मुस्तैद हो गई है। विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मुकेश माली की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और केस दर्ज कर मामले पर जांच की जा रही है। जल्द ही पुलिस पूरे मामले पर खुलासा करेगी। मतलब वहाँ पे बजरंग दल गाड़ी पे लिखा रखा, जो बोल रहे हैं हटा, इसको नहीं हटाएगा तेरे को मार दूंगा। उदयपुर वाला कांड हुआ जैसे तेरे साथ हो जाएगा। किसने कहा? करिया भाई ने बोला। उसका नाम मोहम्मद अली है। कहाँ का मामला है ये नदी का है, गंभीरी नदी इधर। कितनी देर पहले का मामला? स्टैंड के नीचे। 10:30 बजे की बात। आप क्या भोजन के उपहार वो लगाते क्या, वो पराठा वगैरह के? पराठे में मैं काम करता हूँ दुकान पे, और दादागिरी करते हैं। बोलता है अगर तू बजरंग दल ये नहीं हटाएगा तो तेरे को दुकान पे काम नहीं करने दूंगा। तो उदयपुर वाला कांड दोहराने की धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुकेश माली को धमकी दी गई है। गाड़ी पर बजरंग दल लिखाने पर यह धमकी दी गई है। पुलिस इसे लेकर अब मुस्तैद है, क्योंकि लोगों में इस धमकी के बाद से गुस्सा है। लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सहयोगी सुभाष बैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या कुछ अपडेट? इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट ये है कि लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो जो इन पर आरोप लगे हैं उन लोगों की तलाश कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और पुलिस जो है शांति व्यवस्था बहाल हो इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया और पुलिस के जो आला अधिकारी वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी सुभाष, आप बता रहे थे कि एफआईआर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि उदयपुर वाला कांड दोहराया जाएगा। बाद में मीडिया के सामने पीड़ित ने ये बयान दिया है। इसे लेकर कोई अपडेट मिल पा रहा है कि क्या वाकई में ऐसी धमकी दी गई है? पुलिस की जांच अब तक कहां पर पहुंच पाई? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीड़ित है उसने एफआईआर में इस तरह का उल्लेख करने के बजाय मीडिया के सामने जब वो आया तो उसने अपना बयान जारी किया कि मुझे इस तरह की धमकी दी गई और इस तरह का व्यवहार उसके साथ हुआ है। लेकिन पुलिस ने जब उससे बातचीत की तो लिखित रिपोर्ट में ऐसे कोई तथ्य आ नहीं पाए। ऐसे में जब तक जिन लोगों पर नामजद आरोप है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं के लिए कर लिया जाता, तब तक ये साफ तौर पर कहना मुनासिब नहीं हो पाएगा कि आखिर स्थितियां क्या बनी और वास्तविक स्थितियां क्या रही है। बिल्कुल सुभाष, गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नगर पालिका का जेईएन दिनेश कुमार मीणा ट्रैप हुआ है। 1 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई की गई है। 2 दलालों को भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दलालों के पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शुक्रवार को भी 50,000 रुपए की घूस ली गई थी। घूस के कार्रवाई के दौरान एसीबी टीम से छुड़ाकर जो दिनेश मीणा था वो फरार हो गया है। 2 दलालों को एसीबी की टीम ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की गाड़ियों में भी इस दौरान तोड़फोड़ की गई और आरोपी दिनेश मीणा मौके से फरार हो गया। इसके बाद से लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जिले भर में नाकाबंदी करा दी गई है।
हमारे पास एक परिवादी आया, उसने बताया कि नगर पालिका खाटू श्याम जी क्षेत्र में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और मेरे लगभग 16 लाख रुपए का बिल बकाया है, जिसके एवज में नगर पालिका का जेईएम श्री दिनेश मीना मेरे से 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने उसकी वेरीफाई करवाई, जिसमें 50,000 रुपए शुक्रवार को ही एएन ने दलाल के थ्रू 50,000 रुपए ले लिए और बाकी कहा कि मैं आपकी एमबी और फाइल सोमवार को कर दूंगा। संदीप सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि एसीबी की टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंचती है तो रिश्वतखोर उल्टा एसीबी के ऊपर अटैक कर रहे हैं और फरार भी हो जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कुछ पता चल पाया कहां फरार हुआ है आरोपी? देखिए, बिल्कुल इस तरह के जो मामले होते हैं उनमें चूंकि रंगे हाथ तो पकड़े जाना एक बहुत बड़ा एविडेंस एसीबी के पास होता है और आखिर तक कोर्ट तक जब मामला जाता है तो कहीं ना कहीं वो अगर रंगे हाथ तो ट्रेप हुआ है और उसको पकड़ लिया गया है तो ये एविडेंस बड़ा माना जाता है। तो जब भी इस तरह की कार्रवाई करती है एसीबी की टीम तो जो ये आरोपी हैं, जो रिश्वतखोर हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरह से निकलने की कोशिश करते हैं और अमूमन कई मामलों में ऐसा हुआ भी है कि एसीबी की टीम गई, पैसे लिए और उसके बाद आरोपी स्लिप हो गया। लेकिन जिस तरह से ये दिनेश कुमार मीणा है वो जिस तरह से भागा है, बाकायदा गाड़ियों में तोड़फोड़ करी है, गाड़ियों के टक्कर मार करके भागा है, इस तरह के मामले बहुत कम ही सामने आते हैं और रात से जो एसीबी की टीम है वो लगातार दबिश दे रही कि किसी भी तरह से जो है आरोपी को पकड़ा जाए जिससे कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जी संदीप, बताया जा रहा है कि जिले भर में नाकाबंदी कराई गई है पुलिस की ओर से। किस तरीके से पुलिस की ओर से आगे कार्रवाई की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है वो गिरफ्त में आ सके? देखिए, बिल्कुल रात को नाकाबंदी करवाई गई थी। रानोली तक जो है लोकेशन भी आई, रानोली तक जो एसीबी की टीम है खाटू श्याम जी से रानोली तक पीछा भी किया, लेकिन उसके बाद चूंकि आरोपी जो है वो वहां से निकल गया तो बिल्कुल जो पुलिस भी चूंकि एसीबी की जो टीम है उनका ये कहना था कि जो भ्रष्टाचार किया है, जो रिश्वत का जो मामला है, इसके अलावा क्योंकि राजकार्य में बाधा का आरोप भी आरोपी के खिलाफ बनता है तो इस तरह की भी जो मुकदमा दर्ज होगा तो उसके बाद निश्चित रूप से एसीबी तो तलाश करेगी। जो स्थानीय पुलिस है, जो थाना पुलिस है, वो भी आरोपी की तलाश करेगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी एसीबी की टीम है वो पकड़ लेगी। बिल्कुल संदीप, और पकड़े जाने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगेंगे आरोपी पर? निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरह की घटना एसीबी की टीम के साथ की है और जिस तरह से फरार हुआ तो ये जो राजकार्य में बाधा का आरोप तो बनता ही है। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो आरोपी ने काफी भ्रष्टाचार यहाँ पर किया है। जिस तरह से संदीप, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करेंगे बारा की, जिसे खबर को सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर देखिए और आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर घटना हुई है। पहले तस्वीरें देखिए जरा, जनाब तैश में है इस कदर की आव देखा न ताव, पैर से जूता निकाल लिया और तान दिया एक जनप्रतिनिधि पर। और तो और अब देखिए दूसरा हाथ तो गिरे बांध तक जा पहुंचा। वो तो शुक्र है लोगों का जिसने ग्राम विकास अधिकारी साहब को रोक लिया, नहीं तो पता नहीं साहब गुस्से में क्या कर बैठते। तस्वीरें बारा जिले के माल बमूरी ग्राम पंचायत की है। बैठक के रजिस्टर की फोटो खींचने पर ग्राम विकास अधिकारी भड़क गए और उसने जनप्रतिनिधि से गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गिरेबान पकड़ लिया, पैर से जूता तक निकाल लिया। ग्राम विकास अधिकारी साहब का नाम अल्लाह नूर है और जिससे साहब गुस्सा हैं वो वार्ड पंच अली मोहम्मद। फिलहाल वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि किसी की कोई तरफ से शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है। उदयपुर गोगुंदा नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया है। चोर बावड़ी के पास 5 कारें चट्टान और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कार सवार कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग टीम और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। हाईवे पर गिट्टी और जर्जर सड़क होने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो प्रशासन की लापरवाही से एक और बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर सड़क पर गिट्टी बिखरी हुई थी और जर्जर सड़क होने की वजह से 5 कारें चट्टान से जा टकराई।
जयपुर के पावटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हाईवे पर प्रागपुरा पुलिया के पास की यह घटना है, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हरियाणा रोडवेज की ये बस बताई जा रही है जिसने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी और टक्कर के बाद जो ट्रैक्टर था वो सड़क पर पलट गया। सीमेंट से भरा हुआ ये ट्रैक्टर था। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लगातार उपचार दिया जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन में जुटी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हरियाणा रोडवेज बस यहां से गुजर रही थी। इसी दौरान एक ट्रैक्टर भी यहां से जा रहा था और टक्कर के बाद ये ट्रैक्टर पलट गया और बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग सवार थे। हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं और फिलहाल सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दुकान में 2 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 लाख के कॉपर वायर की चोरी की गई है। लग्जरी कार में ये चोर सवार होकर पहुंचे थे। दुकान के मालिक के जागने पर फायरिंग करके ये चोर मौके से फरार हो गए। तो इसे चोरी क्या लूट भी कह सकते हैं। जब दुकानदार जग गया और उसने इस वारदात को होते हुए देखा, विरोध किया, तो उसके बाद जो चोर अंदर घुसे हुए थे वे फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। और खबर चूरू के रतनगढ़ से है, जहां आसपास के गांवों से मवेशियों के चोरी होने की घटनाएं इन दिनों बढ़ने लगी है। अज्ञात चोर लग्जरी गाड़ी में मवेशियों को डालकर मौके से फरार हो जाते हैं। बीते 1 महीने में ये दूसरी वारदात हुई है। गांव मनासर से बकरी की चोरी कर भाग रहे 2 चोरों की कार का ग्रामीणों द्वारा पीछा किया गया। पुलिस को सूचना दी गई तो चोर रेलवे फाटक के पास कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि फरार हुए चोरों के चेहरे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस कार से 3 बकरियां और 2 भेड़ों को बरामद कर चुकी है। फिलहाल पुलिस अब कार की डिटेल खंगाल रही है। साथ ही आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। उसके पीछे से बकरी और भेड़ चोरी कर आ रहे हैं, रतनगढ़ी घर आ रहे हैं। इस इतला पर मानना चाहिए मैं थाना स्टाफ हाईवे मोबाइल को लेकर पहले लोच फाटा पर नाकाबंदी गई और नाकाबंदी सूचना मिली कि गाड़ी कस्बा रतनगढ़ में आ गई है, जाट बोल्डिंग से आगे जा रही है। तो वहां से पीछा करते हुए जाट बोल्डिंग के पास पहुंचे। तो हमारे पहुंचने से पहले ही वो गाड़ी छोड़कर आगे रेलवे लाइन आने के कारण दोनों व्यक्ति भागे। और करौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईआरसीपी को लेकर आज धरना प्रदर्शन होगा। राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान धरना देगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ईआरसीपी की मांग की जाएगी। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी। तो लंबे समय से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग चली आ रही है और आज इसे लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। सुबह के 11 बजे से इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी, जो दोपहर के 3 बजे खत्म हो जाएगी। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।